हेलो दोस्तों, आज फिर इस चैनल पे मैं आप सभी आईटीआई फिटर के बच्चों के लिए दोबारा से एक एमसीक्यू की वीडियो ला चुका हूँ जो कि आरआरबी एलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम 30 ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो कि आरआरबी एलपी या फिर आपके स्टेज 2 के जो पार्ट बी में होता है आपका सीबीटी एग्ज़ाम में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टारगेट एग्ज़ाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आईएसआरओ के, जो इसरो के टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आती हैं, डीआरडीओ सेप्टम के लिए, बीएचईएल के लिए, और जो भी आपके आईटीआई फिटर के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको मदद करेगी। बाकी हम शुरू करते हैं बिना कोई वेट के। पहला क्वेश्चन है, which type of fire extinguisher must be utilized to suppress an electrical fire safely without leaving conductive or corrosive residues? इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल वायर की शॉर्ट सर्किट वगैरह से जो आग लगती है उसको हम कौन से टाइप के एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, दूसरा फोम टाइप, तीसरा CO2 और हेलन, बाकी तीसरा वाटर जेट पम्प एक्सटिंग्विशर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ कि इलेक्ट्रिकल फायर आर डिजाइन एज क्लास सी। तो क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है वो क्लास सी में होती है या फिर क्लास ई में मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हाईली कंडक्टिव होते हैं और फेटल इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो दे सकते हैं आपको। तो पानी से आप या फोम से आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह से जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है उसे आप नहीं मिला सकते। तो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो ये जो पार्ट है माइक्रोमीटर का, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट आंसर इसका सी है। ऑप्शन सॉरी ये एकदम स्किप हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, रेचेट स्टॉप। बाकी मैं आपको बताना भूल गया, इसमें हम मॉड्यूल के हिसाब से जो है क्वेश्चन करेंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे करके हम इसमें पूरे 6 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि 6 मॉड्यूल में हम पर मॉड्यूल में 5-5 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला मॉड्यूल है सेफ्टी हैंड टूल्स एंड मेट्रोलॉजी। तो इसके हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2 हमारा शुरू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडिंग मैट्रिक वर्नियर कैलिपर। स्टैंडर्ड आपका मैट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है, तो उसका आपको लीस्ट काउंट निकालना है, जिसमें कि मेन स्केल में आपकी 49 ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स आपकी जो मेन स्केल है, और 49 मेन स्केल डिवीजन में मैच एग्जैक्टली विद 50 वर्नियर डिवीजन। तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बोला गया है कि आपकी जो मेन स्केल है वो है मिलीमीटर में दी गई है। बाकी 49 मेन स्केल की डिवीजन जो होती है वो एग्जैक्टली मैच किससे करती है, आपकी वर्नियर डिवीजन से। मेन स्केल की डिवीजन आपकी वर्नियर स्केल की डिवीजन से मैच कर रही है। तो ऑप्शन आपका 0.10, 0.02, 0.05 mm और 0.1 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02। एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ, दिस काउंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला LC। ये फॉर्मूला आप जो है इससे लीस्ट काउंट आप वर्नियर कैलिपर का निकाल सकते हैं। इसमें कि हमारा जो 50 वर्नियर स्केल की डिवीजन होते हैं उसको हम 49 मेन स्केल की डिवीजन में डिवाइड सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मैच करते हैं, इक्वल होते हैं दोनों। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा ये निकलेगा। सिंस 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, तो जो हमारा मेन स्केल का 1 mm होता है वो 1 mm के बराबर होता है एक डिवीजन। तो लीस्ट काउंट होगी 1 mm माइनस और 0.98। तो 1 mm से हम जो है जो डिवाइड करके हमारा ये आया था, इससे हम 1 mm को माइनस कर लेंगे, तो हमारा 0.02 mm आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, when checking flat surface or high spot duration scraping operation, which blue colored chemical dye paste is applied to the surface plate। सरफेस प्लेट पे हम कौन से ब्लू कलर केमिकल डाई जो है लगाते हैं स्क्रेपिंग स्क्रेपिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें। तो पहला ऑप्शन आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, पर्शियन ब्लू,
सेल्यूलोज लेक्वेयर या चॉक पाउडर पेस्ट। तो चार कुछ ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्शियन ब्लू। जिसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, पर्शियन ब्लू इज एन इंटेंसली पिगमेंटेड पेस्ट अप्लाइड टू अ प्रिसीजन सरफेस प्लेट। तो किसी भी प्रिसीजन सरफेस प्लेट पे जो है हमारा पर्शियन ब्लू का पेस्ट जो है वो यूज होता है, ताकि जो मशीन कंपोनेंट होते हैं आपस में जो रब करती हैं उसमें जो हाई स्पॉट्स होती हैं, पिगमेंट अपीयर हो जाती हैं, तो वो डार्क ब्लू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 5, जो हमारा मॉड्यूल 1 का लास्ट क्वेश्चन है, विच हैमर इज प्राइमरली यूटिलाइज्ड बाय फिटर्स फॉर स्ट्रक्चरल रिवेटिंग ऑपरेशंस। तो इसमें आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि कौन सा हैमर जो है हमारे रिवेटिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। फीचरिंग अ फ्लैट फेस, जिसका फ्लैट फेस होता है, और हेमिस्फेरिकल रिवर्स साइड। तो ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं, बॉल पेन हैमर, क्लॉ हैमर, क्रॉस पेन हैमर या फिर स्ट्रेट पेन हैमर। ऑप्शन है इसका सी, बॉल पेन हैमर। 5 क्वेश्चन और हमारा मॉड्यूल 2 में जो हम बात करेंगे इसमें लिमिट फिट्स टॉलरेंस। इसमें 5 क्वेश्चन हम करेंगे इसके। ठीक। अब जो है इसमें देखिए, इन द BIS system of limits and fits, which type of fit is generated if tolerance zone of the whole company overlaps above tolerance zone। अब देखिए ये आपका होल है, ये आपका शाफ्ट। ठीक है। इसमें बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ फिट, आपको किसी फिट के बारे में बताना है और जिसका टॉलरेंस जोन जो है वो कम्प्लीटली होल को ओवरलैप करता है। ठीक है। तो टॉलरेंस जोन जिसका होता है होल का, वो आपके होल कम्प्लीटली ओवरलैप्स अबाउट द टॉलरेंस जोन्स ऑफ शाफ्ट। मतलब होल का जो टॉलरेंस है वो आपके शाफ्ट को कम्प्लीटली ओवरलैप करता है, मतलब आपका जो शाफ्ट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ये आपका शाफ्ट हो जाएगा ऐसे, और उसके ऊपर से जो है ये होल आ जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा वो फिट होता है। चार ऑप्शन आपके हैं, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट या फिर बायलेटरल फिट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियरेंस फिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इंजीनियरिंग डायमेंशन इज स्पेसिफाइड ऑन अ लेआउट प्रिंट एज 40 प्लस 0.02 माइनस 0.01 mm। व्हाट टाइप ऑफ टॉलरेंस सेटअप डज दिस स्ट्रक्चरल डायमेंशन रिप्रेजेंट। अब आपको जो है एक डायमेंशनल लेआउट दी गई है, स्पेसिफाइड किसी चीज़ की प्रिंट दिया गया है उसका, और इसमें आपको देखना है कि किस टाइप का टॉलरेंस जो है ये स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें देखिए, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, यूनी डायरेक्शनल और कंसेंट्रिक टॉलरेंस। तो आपको ये जो डायमेंशन आपको दिया गया है एक स्पेसिफिक लेआउट का, इससे आपको बताना है कि ये कौन सा टॉलरेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखिए, बाइलेटरल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव में भी दिया गया है और नेगेटिव में भी दिया गया है। अगर आपको इसमें अगर ओनली पॉजिटिव में या ओनली नेगेटिव में दिया रहता तो ये यूनिलेटरल होता। ठीक है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस एंड फंडामेंटल डेविएशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड इन इंडियन स्टैंडर्ड IS 919 सिस्टम टू स्पेसिफाई द लिमिट्स एंड फिट्स। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 18 फंडामेंटल टॉलरेंस या फिर 25 फंडामेंटल डेविएशंस। बी है 25 फंडामेंटल टॉलरेंस या फिर 18 फंडामेंटल डेविएशंस। सी है 18 फंडामेंटल टॉलरेंस या फिर 18 फंडामेंटल डेविएशंस। और ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द BIS system incorporates 18 fundamental grades of tolerance is designated to IT01 और IT। ये जो आपको IS सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, और ये बहुत याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है IS सिस्टम। ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हार्ड भी, डिफिकल्ट भी होता है ये याद करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एन इंजीनियरिंग फिट डेजिग्नेटेड एज 25H7G6 व्हाट ऑपरेशंस
करेक्टरिस्टिक डस द सिंबल एच स्पेसिफाई। इसमें जो आपको ये दिया है फिट, तो इसमें जो एच है इसमें आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला, शाफ्ट बेसिस सिस्टम विद फंडामेंटल डेविएशन ऑफ 0। सी, टॉलरेंस ग्रेड ऑफ 7 यूनिट्स फॉर शाफ्ट 7 यूनिट। होल बेसिस सिस्टम whose lower डेविएशन इज 0, या फिर यूनिवर्सल बेसिक स्लाइडिंग फिट जोन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें टॉलरेंस ग्रेड ऑफ 7 यूनिट फॉर अ शाफ्ट। तो ये 7 दिया गया है, ये जो है क्या है, टॉलरेंस ग्रेड है किसका, 7 यूनिट्स फॉर शाफ्ट। शाफ्ट का टॉलरेंस ग्रेड है 7। ठीक है, ये एच जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को एज अ 7 यूनिट ऑफ टॉलरेंस ग्रेड फॉर अ शाफ्ट। 10th क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द टोटल टॉलरेंस वैल्यू ऑफ शाफ्ट मशीन टू डायमेंशन 50 प्लस और माइनस 0.5 या फिर 0.02। सॉरी माइनस नहीं है, दोनों में प्लस है। तो इसमें आपको बताना है 0.07, 0.03, 0.05 या 50.0.7। इसका बहुत आंसर एकदम सिंपल है, 0.03। क्योंकि देखिए मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 है, इसमें आपने प्लस कर दिया, फिर मैक्सिमम लिमिट दोबारा आपको 50 दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आपको जो यूनिट दी गई है 0.05 या 0.02 वो जो है प्लस में दी गई है, तो आपने इसमें दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद टॉलरेंस क्या होता है, 50.05। अब ऐसा नहीं है आपको अगर प्लस में दिया तो आप इसकी जो वैल्यू निकली है, ये जो वैल्यू है इसको आप प्लस कर देंगे, नहीं, इनकी जो दोनों वैल्यू निकलती है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद आपकी अल्टरनेटिव जो टॉलरेंस होगी वो निकलेगी। तो अल्टरनेटिव टॉलरेंस आपका क्या निकलता है, 50.5 या 0.03। और आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें जो अगर दोनों प्लस में दिए गए हैं तो आपको जो है इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। 50.05 ये प्लस, ऐसे आपने ये सब कर लिया। अगर आप एक शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है इनको, ये जो आपको दिए गए हैं 0.05, 0.02, इनको डायरेक्ट माइनस करके आपका ये भी आंसर आ जाए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल आपका 3, कटिंग टूल्स, ड्रिल्स और लेथ ऑपरेशन पे। ये हमारा मॉड्यूल थ्रू डिपेंड करेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एग्जामिन द ट्विस्ट ड्रिल नॉमेनक्लेचर बिलो, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल ऑपरेशन एंगल डेजिग्नेटेड बाय एंगल सिंबल y व्हिच इन्फ्लुएंस चिप फ्लो एंड कर्ल। तो देखिए ये लिप जो है वो कर्ल लिप है, इसका एक्सेस y एक्सेस दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल ऑपरेशनल एंगल डेजिग्नेटेड बाय सिंबल y। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है आपका बना है, जो कि y से डिनोट किया गया है, इसमें विच इन्फ्लुएंस द चिप फ्लो, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्रिटिकल ऑपरेशनल एंगल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो है पहले दिख गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स रेक एंगल। तो हमेशा ये जो ऐसा नहीं है कि आपके ड्रिल बिट है इसमें एंगल आपको याद करने की इतनी ज़रूरत है सर, बट हेलिक्स एंगल ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप ITI कर चुके हैं तो ये ताज़ा ताज़ा करा है आपने तो आपको याद ही होगा। बट आप उसके बाद अगर जॉब वगैरह कर चुके हैं तो भूल सकते हैं, बट इसमें याद करने की आपको ज़रूरत है इसे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल यूजिंग कट स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील वर्क पीसेस। तो स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल आपको किस चीज़ का बताना है, ट्विस्ट ड्रिल का, जो कि आपके माइल्ड स्टील वर्क पीस को काटने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 118 डिग्री का आपका जो है ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल का एंगल होना चाहिए, जो कि आपके वर्क पीस को काटने के काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 13, if the lip clearance angle of a twist drill is structurally ground too small or insufficient, what is the direct mechanical consequence during drilling? तो देखिए लिप क्लियरेंस अगर आपका ग्राउंड टू स्मॉल हो जाएगा या फिर इनसफिशियंट होगा क्या ड्रिलिंग करते समय, तो आपका मैकेनिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ड्यूरिंग ड्रिलिंग के द्वारा आपके क्या जो है कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन है ड्रिल विल कट एन ओवरसाइज होल, ड्रिल जो है वो जितना आपको होल चाहिए उससे ज़्यादा होल कर देगा, या फिर द कटिंग लिप्स विल फ्रैक्चर इंस्टेंटली अपॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट में आते ही ड्रिल का जो लिप है वो ब्रेक कर जाएगा, या फिर ड्रिल वेब विल रब प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव हीट एंड फेलिंग टू पेनिट्रेट।
ड्रिल का जो वेब है वो एक्सेसिव हीट के कारण जो है पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा आपके इसमें जो आपका वो है वर्क पीस। या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है द ड्रिल विल प्रोड्यूस रफ सरफेस फिनिशिंग एंड स्पाइरल कैरेक्टर चैटर मार्क। अब जो है ड्रिल क्या करेगा, आपके रफ सरफेस पे एकदम अगर लगेगा तो फिनिश भी आपकी रफ, सॉरी स्मूथ नहीं देगा, रफ देगा, और चैटरिंग जो एकदम आवाज़ या साउंड आती है वो देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ड्रिल जो है एकदम एक्सेसिव अमाउंट में जो है हीट हो जाएगा और पेनिट्रेट ही नहीं करेगा आपके वर्क पीस पे। ठीक है, ये क्लियरेंस आपका देखिए, एंगल जो है नॉर्मली 8 से 12 डिग्री का होना चाहिए। Allow the surface behind the cutting edge to clear the advancing metal. ठीक है, if the sufficient tool heels rubs heavily against the bottom of the hole, this generates friction, extreme heat and prevents the cutting from penetrating the stone. तो आपका हर ऑप्शन के बाद जो है, हर आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन है, इससे आप जो है और क्लैरिफाई से अपने आंसर को याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड। अब देखिए आरपीएम, राउंड्स पर मिनट, ये आप कैलकुलेट करना है स्पिंडल का। रिक्वायर्ड टू ड्रिल अ होल ऑफ 20 डाया 20 डायमीटर 20 का होल को ड्रिल करने के लिए, 20 mm के होल को ड्रिल करने के लिए आपको राउंड्स पर मिनट आरपीएम जो है निकालना है, कैलकुलेट करना है इन अ माइल्ड स्टील एमएस फ्लैट विद कटिंग स्पीड ऑफ वी। कटिंग स्पीड आपको वी से डिनोट करी है, जो कि क्या है 22 मीटर पर मिनट। ठीक है, 22 मीटर पर मिनट से करिए। तो उसमें आपका 700 आरपीएम, 350 आरपीएम दिया है, 1100 या फिर 178। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 350। कैसे? कटिंग फार्मूला देखिए, आपका कटिंग फार्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000। ठीक है, इसमें रीअरेंजिंग टू आइसोलेट आरपीएम एन इज इक्वल टू वी इंटू 1000। अब जो ये डिवाइड में था, ये यहाँ जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, और ये जो आपका बचा हुआ था बी और एन, ये हमने इसके साथ डिवाइड में कर दिया है। इसके बाद एन निकालना है हमें, एन हमने बाहर निकाल दिया, एन यहाँ से हम बाहर ले आए, वी के नीचे ये आ गया और पाई के साथ जो है डी आ गया। तो हमें दिया है क्या, वी 22,000 हमारा ये ऑलरेडी दिया गया है उसमें। तो 22 इंटू 7 हमारे क्या है, 22/7 पाई से, पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू 20। ठीक है, 20 डायमीटर है आपका होल। तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका सीधा आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्पेसिफिक लेथ मशीन ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट क्रॉस हैच्ड डायमंड पैटर्न ऑन अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट टू इंप्रूव मैनुअल ग्रिपिंग। मैनुअल ग्रिपिंग के लिए कौन सा लेथ मशीन ऑपरेशन हम जो है प्रोड्यूस करते हैं? जैसे पहला है पार्टिंग ऑफ, दूसरा एक्सेंट्रिक, तीसरा है नर्लिंग और चौथा है थ्रेड चीजें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है नर्लिंग। ठीक है, नर्लिंग यूज होगा। मॉड्यूल 4 हमारा आ गया है, जो कि हमारा डिपेंड करता है हीट ट्रीटमेंट है मेटलर्जी पे क्वेश्चंस पे। सर, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द की प्राइमरी इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग एन एनीलिंग। देखिए, एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन हार्डेंड हाई कार्बन स्टील कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए। टू इंट्रोड्यूस मैक्सिमम सरफेस स्ट्रक्चरल हार्डनेस, टू सॉफ्टन the metal, to improve machinability and ductility, to increase tensile strength, reduce elongation properties, to infuse nitrogen molecules into outer structural surface layers। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, to soften the metal, improve machinability and ductility। ठीक है, मेटल की जो है मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी को सॉफ्टन करने के काम होगी। विच microstructural constituent is formed when a heated steel component is quenched rapidly into cold water from its upper critical transformation temperature। देखिए, जब किसी
हीटेड स्टील कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, बहुत उसकी हाईएस्ट टेम्परेचर वैल्यू तक हम उसको हीट करते हैं और उसके बाद अचानक से उसको एक कोल्ड वाटर के बकेट में हमने डिप कर दिया। तो उस क्रिटिकल जो उसका टेम्परेचर है उसको हम जब कोल्ड वाटर में डिप करते हैं तो उसके बाद जो क्या होता है, उसका अपर क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो परलाइट, मार्टेनसाइट, फेराइट या फिर सेमेंटाइट। तो वो होगा हमारा मार्टेनसाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील cannot be handled by direct heating and quenching due to low carbon content। लो कार्बन स्टील ऑब्वियस सी बात है, उसमें नाम ही उसका लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील है। तो जो है कैनॉट बी हार्डन बाय डायरेक्ट हीटिंग, उसको हम डायरेक्ट हीट करने से या क्वेंच करने से हम जो है उसको कैनॉट बी हार्डन, उसको हार्ड नहीं कर सकते हैं किससे, ही डायरेक्ट हीट या क्वेंच करने से, क्योंकि उसमें लो कार्बन कंटेंट होता है। तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं उसके आउटर शेल पे, ताकि इनर कीपिंग द इनर कोर टफ, इनर कोर को टफ करने के लिए हम उसके आउटर सरफेस पे कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, कीस हार्डनिंग या एसम्पशन। तो ऑब्वियस अगर हम आउटर सरफेस पे कर रहे हैं तो केस हार्डनिंग होगा, क्योंकि हमें इनर कोर उस पर टफ चाहिए। ठीक है, तो केस हार्डनिंग उसके बाहर या फिर कार्बोराइजिंग में आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑपरेशन पर्पस of the tempering heat treatment cycle performed immediately following a successful hardening process। What is the fundamental ऑपरेशनल पर्पस, टेम्परिंग का जो है फंडामेंटल ऑपरेशनल पर्पस क्या है हीट ट्रीटमेंट साइकिल में, कि परफॉर्म इमीडिएटली फॉलोइंग अ सक्सेसफुल हार्डनिंग प्रोसेस। तो टू फर्दर एलिवेट पीक हार्डनेस लेवल, या फिर टू एलिवेट इंटरनल क्वेंचिंग स्ट्रेस एंड रिस्टोर एसेंशियल टफनेस, या फिर टू decarbonize outer skin layers completely to increase the grain parameter of the metal। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, as first Martin said, steel is extremely brittle and contains high internal stress that could cause structural crack। तो टेम्परिंग जो है इन्वॉल्व द रीहीटिंग, टेम्परिंग जो है क्या इन्वॉल्व करता है, रीहीटिंग ऑफ द स्टील, वो सब क्रिटिकल टेम्परेचर 150 डिग्री, जो कि 150 डिग्री से 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि क्या करता है, ब्रिटल मेटल की जो ब्रिटलनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है और नेसेसरी इम्पैक्ट को रिस्टोर करके टफनेस बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद विच एलॉय कॉन्स्टिट्यूएंट इज एडेड टू स्टील टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल कोरोजन रेजिस्टेंस। अब देखिए स्टेनलेस स्टील को जो है क्या हम ऐड करते हैं ताकि जो है उसको कोरोजन रेजिस्टेंस मिल जाए। सिलिकॉन, सल्फर, क्रोमियम, मैग्नीज। तो हम इसमें जो है क्रोमियम करते हैं ताकि जो एक शाइनी जो लुक आता है हमारा स्टेनलेस स्टील में वो आए। और आपने देखो स्टेनलेस स्टील की ज़्यादातर हमारी जो वर्कशॉप में टूल्स वगैरह होती हैं वो यूज़ होती हैं, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्रोमियम, जो कि क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, जिससे जंक वगैरह हमारे टूल्स या फिर जो स्टेनलेस स्टील का कोई भी चीज़ या फिर प्रोडक्ट होगा उसमें नहीं लगता। तो हम क्रोमियम मिलाते हैं। हाँ, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें शीट मेटल फास्टनर वाल्व्स, इसके बारे में हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्टडी द इंटरनल पाइप जॉइंट प्रोफाइल बिलो, आइडेंटिफाई द स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड हार्डवेयर फास्टनर डिजाइन विद बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इंटरनल थ्रेड्स टू एडजस्ट टेंशन इन टाई रोड्स। स्टडी सिंगल पाइप जॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए टर्न बका, इसमें क्या बोला, स्टडी द इंटरनल पाइप जॉइंट, पाइप जॉइंट प्रोफाइल बिलो, इसको जो है हमें स्टडी करना है पाइप जॉइंट पे। आइडेंटिफाई द स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड हार्डवेयर फास्टनर। अब जो है ये क्या है, फास्टनर है जो कि बोथ लेफ्ट हैंडेड भी है, राइट हैंडेड भी है। इंटरनल थ्रेड्स टू एडजस्ट टेंशन, जो टेंशन जो है एडजस्ट करने के लिए होता है। हेक्सागोनल कपलिंग नट, विंग नट, टर्न बकल या फिर फ्लैंज्ड यूनिट। तो ये है टर्न बकल, डायग्राम इलस्ट्रेटेड टर्न बकल, ये पूरा डायग्राम जो है टर्न बकल, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, दैट इज द एडिटिंग मिस्टेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, विच शीट मेटल
Notch layout pattern is utilized when fabricating a pan or box container with 90-degree flanged corners to prevent overlapping seams. तो उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा स्क्वायर नॉच। ठीक है। और आपको अगर डिटेल में आपके जो आंसर्स हैं उसको आपको अगर डिटेल में जानना है या उसके बारे में पढ़ना है तो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के बाद मैंने दिए गए हैं इसमें, तो यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, व्हाट स्पेसिफिक मैकेनिकल एसेट इज अचीव्ड बाय इंसर्टिंग अ स्टैंडर्ड स्प्लिट स्प्रिंग लॉक वॉशर बीनीथ अ रेगुलर हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट के नीचे जो है हम एक वॉशर डालते हैं रेगुलर हेक्सागोनल नट के नीचे, ताकि इन वाइब्रेटिंग मशीन असेंबलीज। तो वो किस लिए यूज होता है मैकेनिकल एसिड? तो टू प्रोवाइड अ हाई प्रेशर फ्लूइड टाइट हेमेटिक hermetic seal, sorry, to increase the structural contact surface area to distribute loading forces। ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ इसका। जो स्प्लिट स्प्रिंग जो वॉशर होता है तो हर हेक्सागोनल नट के नीचे क्यों लगाया जाता है, जो कि हर बार वाइब्रेट करता है मशीन असेंबली। ठीक है। अब दो ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट द नट फ्रॉम बैकिंग ऑफ और लूजनिंग ड्यू टू कंटिन्यूस वाइब्रेशनल साइकिल्स। वैसे चौथा है टू एलिमिनेट गैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल कोरोजन अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, प्रिवेंट द नट फ्रॉम बैकिंग ऑफ या लूज। जो प्रॉपर जो बार बार वाइब्रेशन होती है मशीन असेंबली के टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि हमारा हेक्सागोनल नट जो है वो लूज ना हो, इसलिए हम जो है उसमें क्या लगाते हैं, एक स्प्रिंग लॉक वॉशर, ताकि उसकी टाइटनेस जो है बोल्ट के साथ वो बनी रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है इसका, विच टाइप ऑफ इंजीनियरिंग वाल्व अलाउड फ्लूइड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड ऑटोमेटिकली क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू पंप्स। देखिए, इंजीनियरिंग वाल्व में कौन सा इंजीनियरिंग वाल्व होता है जो अलाउ करता है फ्लूइड को सिर्फ एक ही, ये पाइप है अगर, तो इसका वो वाल्व जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करेगा किसको, फ्लूइड, ना कि दोबारा वापस आने के लिए। तो बैक फ्लो जो होता है वो ब्लॉक कर देता है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो है फ्लूइड जाएगा। तो क्या है, गेट वाल्व या एनआरवी जिसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न, या फिर चेक वाल्व, ग्लोब वाल्व, या फिर नीडल वाल्व। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है। चेक वाल्व भी जिसे हम कहते हैं, तो सिर्फ फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में जाने के काम आता है, अगर फ्लूइड वापस आता है तो उसको लॉक कर देता है। ठीक है। चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, व्हाट इज द फंडामेंटल पिच प्रोफाइल एंगल ऑफ स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड सिस्टम। तो इसका ऑप्शन है 55, 29, 45 या 60 डिग्री। तो इसका होगा आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड सिस्टम के अंदर फंडामेंटल पिच प्रोफाइल एंगल कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 60 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी मॉड्यूल 6 क्वेश्चन नंबर 26। मॉड्यूल 6 में हम पढ़ेंगे लोकोमोटिव सिस्टम्स एंड एडवांस ट्रेड नॉलेज। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, रिव्यू दी स्कीमेटिक लेआउट ऑफ क्लासिक हाइड्रोनोमिक स्लाइडिंग एलिमेंट बेयरिंग। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट बेयरिंग है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फीचर मार्क विद डब्ल्यू। ये जो रेड कलर का है, इस पर जो आपको देखना है, which serves into introduce lubricants directly across the high friction contact points। हाई फ्रिक्शन इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है ये डायरेक्टली क्या करता है, lubrication डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका ऑप्शन है पहला की स्लॉट तो लिफ्ट क्लियरेंस एज, lubrication ऑयल होल, या फिर एंटी रोटेशन पेनॉस। तो इसका होगा lubrication ऑयल होल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेलवे लोकोमोटिव व्हील एक्सेल्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम रिवर्सिंग साइकिल लोडिंग प्रोफाइल्स। ठीक, which specialized heavy duty bearing type is universally chosen to locomotive axle journey boxes to support high radial axle shocks। तो हाई रेडियल एक्सल शॉक्स सॉरी शॉक लोड्स के लिए जो है हम कौन सा हैवी ड्यूटी बेयरिंग करते हैं, तो वो होता है आपका डबल लो टेपर्ड रोलर बेयरिंग एंड स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। In locomotive maintenance schedules, which precision non-destructive tool is utilized to check for micro features of fatigue cracks, critical steering, linkage and access। देखिए फटीग जो क्रैक्स हैवी लोड के कारण या कंटिन्यूस जो काम चलता है उसमें जो आ जाता है,
तो उससे क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको देखने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर गेज, या हाई टेंसाइल फीलर यूज। इसमें किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, एमपीआई, या फिर डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, जिसके कारण हमको क्या पता चलता है, माइक्रो फीचर्स का या फिर फटीग क्रैक्स ऑन क्रिटिकल स्टीयरिंग लिंकेज या फिर एक्सल में जो है इन चीज़ों का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल ड्राइव system configuration is utilized to transmit power when two shafts are situated perfectly parallel but separated by substantial central distance। अगर दो शाफ्ट जो है परफेक्टली क्या है आपके पैरेलल हैं बट सेपरेट किससे किए गए हैं, आपके सबस्टेंशियल सेंट्रल डिस्टेंस से, तो क्या करना है, मैकेनिकल ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। तो क्या होगा, पिवल गियर अरेंजमेंट होगा, या फिर स्पर गियर ट्रेन विद इंटरमीडिएट आइडल गियर और चेन बेल्ट, फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल जॉइंट कपलिंग, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील मैकेनिज्म। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। Last but not least, question number 30, what dangerous mechanical failure occurs if ALP operates? देखिए, आप ALP के लिए बारे में पढ़ रहे हैं तो ALP ही ऊपर जो है लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या था, what dangerous mechanical failures occurs if assistant loco pilot ALP operates a diesel engine system with completely clogged block lubricating oil filter bypass? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, फ्यूल ऑयल कंजम्पशन विल डिक्रीज इंस्टेंटली, जो फ्यूल आपका ऑयल कंजम्पशन है वो एकदम तीव्रता से गिरेगा। दूसरा है स्पिंडल स्पीड्स, मेन टर्बोचार्जर विल डाउट डबल सेफली, या फिर तीसरा ऑयल स्टार्वेशन across the vital crankshaft bearing leading to catastrophic engine seizure, और चौथा है रेडिएटर कूलेंट फ्लूइड, या फिर मिक्स क्लीनली विद एग्जॉस्ट आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं लगे होंगे। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और नेक्स्ट टाइम आप बता सकते हैं कि इसमें आपको ऐसा लगा कि ये टफ है, बट मैंने ये क्वेश्चन जो है इधर उधर से बना के पीपीटी बनवाई है, और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। थैंक यू, लाइक एंड सपोर्ट, और आपके लिए ऐसी मैं और जो है सीरीज़ लाता रहा हूँ। थैंक यू।